यानी कि पिछले 100 सालों में नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषा की वजह से 25 से भी ज़्यादा लोकल लैंग्वेजेस खत्म हो चुके हैं, ऐसा कहना था तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टैलिन का। Chief Minister M.K. Stalin has accused the central government of forcing Hindi on non-Hindi speaking states and claimed that it has wiped out 25 native languages across North India in the past 100 years. दरअसल एक समय था जब अंग्रेज भारतीयों को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम करते थे, लेकिन भारत देश आजाद हुआ और इसके साथ ही अंग्रेजों ने अपना सारा कारोबार इन पॉलिटिशियंस पर सौंप दिया और अब ये काम पॉलिटिशियंस बेखूबी निभा रहे हैं। पहले जाति, फिर धर्म और अब भाषा के नाम पर देश को कई टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चिंता मत करिए, मैं यहाँ किसी की साइड लेने नहीं आया हूँ। मेरे नजर में इस पूरे कंट्रोवर्सी में सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल कर रही बीजेपी पार्टी के साथ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज का भी बराबर का हाथ है। और जहां तक रही साउथ इंडिया में हिंदी इंपोजिशन के मुद्दे का, तो मेरा स्टांस क्लियर है। अगर किसी के ऊपर हिंदी भाषा थोपा जा रहा है तो निश्चित इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर फोकस कर रही है, वो नहीं कहते कि हिंदी ही पढ़ना होगा। तमिलनाडु में तमिल, इंग्लिश के अलावा आप तीसरी कोई भी नेटिव लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, कोई भी तीसरी भाषा। ये पॉलिसी कहीं भी किसी को हिंदी सीखने के लिए फोर्स नहीं करता, पर हमारी दरबारी मीडिया और पॉलिटिशियन आम जनता को डरा रहे हैं कि इस पॉलिसी के द्वारा हिंदी फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये बस लेफ्ट मीडिया और पॉलिटिशियंस का प्रोपेगेंडा टूलकिट का हिस्सा बनकर रह गई है, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसे CAA बिल के टाइम पर हिंदुस्तान के मुसलमान भाई बहनों को डराया गया था, जबकि बिल बाहर से आने वाले लोगों के लिए था, ना कि हिंदुस्तान के सिटीजन्स के लिए। भाषा की इस अननेसेसरी विरोध के चक्कर में पॉलिटिशियंस का नॉर्थ इंडिया को टारगेट कर यह कहना कि वहां भी लोगों पर हिंदी जबरदस्ती इंपोज हो रहा है, यह चीज मुझे एक पॉलिटिकल स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं लगता, जिसमें स्टालिन जबरदस्ती नॉर्थ इंडियंस को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भाई, तुझे नहीं पता पर तेरे साथ ऐसा हुआ है और इसलिए अब तू भी हमारी तरह हिंदी को बॉयकॉट कर। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे स्टालिन के इस स्टेटमेंट में भर भर का झूठ और प्रोपेगेंडा छुपा है और कैसे हिंदी नॉर्थ इंडिया के रग रग में बसती है और वो हिंदी भाषा के इस्तेमाल अपने लोकल भाषा के साथ बड़े ही शान से करते हैं, और कैसे हिंदुस्तान के मोस्ट राज्यों पे हिंदी और वहां के लोकल भाषाएं सदियों से ना केवल पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, बल्कि दोनों भाषाएं बढ़िया से इवॉल्व भी कर रहे हैं। अगर आपको हमारा रिसर्च और फैक्ट बेस्ड कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो एक छोटी सी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं, लैंग्वेज और डायलेक्ट। लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या फर्क होता है? भारत में आज 19,500 से भी अधिक लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से डायलेक्ट किसी बड़े भाषा के अंदर आती है। फॉर एग्जांपल भोजपुरी, मैथिली, माघई, ये सारे ही डायलेक्ट्स हिंदी के अंदर आती है। ये हिंदी से निकला हुआ लोकल लैंग्वेजेस है जो कि आज भी बोली जाती है। और यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो आज भी अगर बिहार के छपरा जिले जाएंगे तो वहां आपको भोजपुरी बोलने वाले बड़ी जनसंख्या मिल जाएगी, जो अपने रोजमर्रा की बातों में इसका इस्तेमाल करते हैं। और तो और भोजपुरी गानों का फैंस तो पूरी दुनिया में मौजूद ही है। इसके बाद अगर आप बिहार के दरभंगा एरिया जाएंगे तो आपको बड़ी संख्या में मैथिली बोलने वाले मिल जाएंगे। वहीं अगर जहानाबाद, पटना या गया जाएंगे तो वहां लोग मगही का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। वहीं यूपी में आपको अवधी बोलने वाले लोग अयोध्या, सुल्तानपुर और रायबरेली में मिल जाएंगे, जबकि झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में लोग बुंदेली डायलेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ब्रज बोलने वाले लोग आपको मथुरा, आगरा और मैनपुरी में मिलेंगे। वहीं उड़ीसा में मयूरभंज, बालेश्वर, संबलपुरी, फुलबानी ओडिया, पूरी ओडिया जैसे डायलॉग्स मिलेंगे। और वेस्ट बंगाल में बंगाली का दबदबा कैसे भूला जा सकता है। हिमाचल प्रदेश जैसे माउंटेन रीजन्स में पहाड़ी भाषा पॉपुलर है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी ने इन सब डायलॉग्स को निगल लिया है। जरा आप ही सोचिए, क्या एक माँ अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं ना, बल्कि वो उसके लिए एक सपोर्टिंग पिलर का काम करती है। हिंदी भी ठीक उसी तरह है। आपने निश्चित ही ये बात किताबों या लोगों से सुनी होंगी कि भारत के अंदर हर कुछ किलोमीटर पर लोगों की भाषा बदल जाती है, उनका खान पान बदल जाता है, उनका पहनावा, ओढ़ने का ढंग बदल जाता है। बात तो सही है।
तो अगर हिंदी ने इन सब को निगल लिया होता तो फिर ये कहावत फेमस क्यों होती है। अब अगर आप हिस्ट्री पलटे तो आपको पता चलेगा ब्रिटिशर्स ने हिंदी को पीछे करने की खूब कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हिंदी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसके विपरीत नॉर्थ इंडिया में हिंदी और भी काफी फ्लरिश हुआ। स्टालिन का जो कहना है कि हिंदी को नॉर्थ इंडिया में इंपोज किया गया है, तो श्रीमान से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार नॉर्थ इंडिया आकर गांव-गांव और शहर-शहर जाकर देखे, लोगों से बातें करे और फिर कंक्लूड करे यहाँ कितनी शुद्ध हिंदी बोली जाती है। फिर उन्हें एहसास होगा कि लोग अपनों से बात करने में हिंदी का नहीं बल्कि लोकल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी का इस्तेमाल बस वहां पर सरकारी कामों में या ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन हो इसके लिए वो एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में हिंदी या फिर इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में हिंदी पॉपुलर हुई, यानी कि यहाँ हिंदी को इम्पोज नहीं किया गया बल्कि हिंदी यहाँ नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से डेवलप हुई है। आइए आपको डेटा दिखाते हैं। 2011 के सेंसस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में भोजपुरी बोलने वाले की संख्या 5 करोड़ के ऊपर है, मैथिली बोलने वाले की संख्या 1.35 करोड़ से ज्यादा है और करोड़ों लोग अवधी बोलते हैं। तो अगर कहीं ये भाषाएं खत्म हो गई होती तो फिर इसे करोड़ों लोग बोलने वाले कहां से आते। और हिंदी कोई 5-10 साल में तो ग्रो नहीं कर रही कि इसने जल्दी जल्दी सारे लोकल लैंग्वेजेस को निगल लिया। ये 1950s से बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। तो फिर इतने लंबे समय होने के बाद भी देश में आखिर ये लोकल लैंग्वेजेस कैसे थ्राइव कर रहे हैं। इन्हें तो अब तक हिंदी के पैरों तले दब जाना चाहिए था, क्यों, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग हिंदी को एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं और फिर अपने घर जाकर, अपने गांव जाकर अपने उसी डायलेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने बचपन से सीखा, जो उनकी मातृभाषा है। तो स्टालिन साहब, हिंदी ने किसी भाषा को नहीं निगला और ना ही ये नॉर्थ इंडिया में जबरदस्ती इंपोज किया गया है। हिंदी यहाँ के इंसान के खून में बसता है और वो इसे देशभक्ति से जोड़कर देखती है। अब जब स्टालिन ने नॉर्थ इंडिया में हिंदी इंपोजिशन की बात कर ही दी है तो आइए आपको तमिल को लेकर एक फैक्ट बताता हूं। देखिए, जिस तरह स्टालिन जैसे पॉलिटिशियन ऐसा स्टेटमेंट्स देकर नॉर्थ वर्सेस साउथ का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही नॉर्थ के लोग भी तमिल को लेकर स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इसने भी कई लोकल डायलेक्ट्स को निगल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, तमिल लैंग्वेज के इन्फ्लुएंस से इरुला, तोडा, कुरुम्बा, कोटा, बागदा जैसे डायलेक्ट्स को नुकसान हुआ है, ऐसा कहा जा सकता है। पर क्या फायदा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम ऐसा क्यों कहेंगे? क्या आपने कभी सुना है कि नॉर्थ इंडिया में किसी ऑटो ड्राइवर ने किसी को इसलिए अपने ऑटो में बैठने से मना कर दिया क्योंकि वो तमिल बोल रहा था, या फिर किसी लड़की को इसलिए धमकाया गया क्योंकि उसे हिंदी बोलनी नहीं आती? नहीं ना। फिर आखिर वो कौन लोग हैं जो ये भेदभाव अपने ही देश के भाइयों और बहनों के लिए कर रहे हैं? और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टालिन का ये दावा कि हिंदी ने नॉर्थ इंडिया के 25 से भी अधिक भाषाओं को खत्म कर दिया, ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। बेशक पूरे देश में ऐसे कई लैंग्वेजेस हैं जो खत्म होने के कगार पे है और उसे हमें जरूर बचाना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी ने उसे खत्म किया है। टू बी ऑनेस्ट, हिंदी ने किसी भी लोकल भाषा को खत्म नहीं किया बल्कि उसे एक मजबूत सहारा दिया है। नॉर्थ इंडिया के लोग आज भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय बोलियां का गर्व के साथ प्रयोग करते हैं और भाषा को तोड़ना नहीं, जोड़ने का माध्यम मानते हैं। बाकी कुछ लोगों की मानसिकता हर जगह वैसी ही होती है, चाहे वो नॉर्थ में हो या साउथ में हो या ईस्ट पे हो या वेस्ट पे हो, उनका कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा हर चीज जबरदस्ती और गलत ही लगेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 हिंदी को तमिलनाडु या किसी भी स्टेट को इंपोज नहीं करता। ये पॉलिसी बोलती है कि एजुकेशन में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होगा, लेकिन स्टेट्स को फ्रीडम दिया जाएगा कि वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। मतलब तमिलनाडु अपने स्टूडेंट्स को तमिल, इंग्लिश और कोई एक नेटिव लैंग्वेज जैसे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ आदि सिखाने का डिसीजन ले सकती है। हिंदी कंपलसरी नहीं है। जी हाँ, हिंदी मैंडेटरी नहीं है। अगर हिंदी मैंडेटरी नहीं है तो फिर डिबेट किस बात का है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो क्लियर कर दिया है कि ये पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि हर स्टेट्स अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये हिंदी इंपोजिशन का डर बिल्कुल गलत है क्योंकि NEP फोर्स नहीं करता बल्कि ऑप्शंस देता है। लेकिन पॉलिटिशियंस जैसे स्टालिन और कुछ लेफ्ट लीनिंग दरबारी मीडिया इसको अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए टूल बना रहे हैं। वो हिंदी इंपोजिशन का डर फैलाकर लोगों को भड़का रहे हैं, हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, वो भी बस अपनी वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए। वाह स्टालिन साहब वाह,
आप अपनी सत्ता जमाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। रियलिटी में एनईपी कोई जबरदस्ती नहीं करती। ये जो बोबाल कर रहे हैं ये बस एक पॉलिटिकल ड्रामा और फियर मंगरिंग टेक्निक है, एक फेक नैरेटिव है जो इनकी पॉलिटिक्स को सूट करती है। एज इंडियन सिटीजन्स, नो मैटर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं के भी क्यों न हो, हमें इन पॉलिटिशियंस और यूट्यूबर्स के जहरीले झूठ के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो सिर्फ हिंदी इंपोजिशन और डिक्टेटरशिप का गलत प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हमें सच समझना है और इनके डिवाइसिव टैक्टिक्स को इग्नोर करना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये लैंग्वेज वॉर देश में जल्दी खत्म हो और इससे प्रभावित होने वाले आम जनता निडर और निर्भीक होकर देश के किसी भी कोने में जाकर अपनी भाषा, अपना धर्म, अपनी कल्चर और अपने बिलीफ्स का आज़ादी के साथ पालन कर सके। जय हिंद, जय भारत।